हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक एंड आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज आपका आईटीआई का सीटीआई जो इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट थे, 16 अगस्त को उनका इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वालों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों का गाइस, आज काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे। काफ़ी लोगों के मैसेजेस वगैरह आने के बाद जो क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं कि जो आज के एग्ज़ाम में आए हैं, जितने क्वेश्चन जैसे जैसे पता पड़े और उनका जो सॉल्यूशन मुझसे निकल सका है, उतने क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में देखेंगे आज के एग्ज़ाम के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने कितने क्वेश्चन आए, ये सारी जानकारी देखेंगे। तो ज़्यादा नहीं देखेगा, इस 10 से 15 मिनट की वीडियोस होगी, ठीक है। 50 से मतलब 60 लगभग क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। उन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व बता दूंगा। भाई, इसका आंसर ही होगा। आज का पेपर पता पड़ा मुझे जिस हिसाब से ज़्यादा हार्ड नहीं था गाइस, बहुत ईजी पेपर था। तो आइए चलिए देखते हैं कैसा क्या पेपर आया था और कैसी चीज़ें थी। इससे पहले चाहूँगा जितने भी तो चैनल पर नए हैं, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहें। चलिए देखिए गाइस, मैंने हाथ से लिखे हैं क्वेश्चन। फटाफट कैमरा वगैरह आप ये मत देखना, फोटो खाली है, जो भी है एडजस्ट करते हुए चलना। चलिए सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि जो वार्निंग साइन होते हैं उसमें बैकग्राउंड में कौन सा कलर होता है। तो गाइस ध्यान देखिए, वार्निंग साइन में बैकग्राउंड में हमेशा येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल वायर में न्यूट्रल में करंट का मान क्या होता है। तो देखिए, न्यूट्रल में करंट क्या होगा, किसी भी एक फ्यूज़ में सबसे जो कम करंट है, जिस फेज की करंट सबसे कम है, उससे भी कम करंट का मान होता है न्यूट्रल का। अच्छा गाइस, मैं एक और बात बता दूं, मैंने जो आपको चार पीडीएफ की मैंने आपको एक दो वीडियो बना दी थी, ठीक है। जो दो वीडियो मैंने बनाई थी सीटीआई के लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 गाइस, उसमें से 75 टेक्निकल आपके आए, उसमें से लगभग देखिए 62 से 63 क्वेश्चन उसी पीडीएफ में से आए हैं। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो, और आप लोगों ने मिस कर दी तो आपकी गलती थी। अगला देखिए, कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, और ऑप्शन हमें बताए नहीं गए थे, ठीक है। जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन बताया, तो देखिए कैपेसिटेंस एरिया के तो प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बात करें तो 1/t। तो इसके हिसाब से आंसर सी इज प्रोपोर्शनल टू ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सी टी एंड पी टी का एक और फंक्शन क्या है। तो देखिए, सी टी एंड पी टी का एक और फंक्शन क्या है। उस बच्चे ने बोला सर इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम करना। बिल्कुल, एक फंक्शन तो एक भाई ये वोल्टेज और करंट को कम करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, देखिए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है तो बड़े बड़ी करंट और वोल्टेज है तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, और अगर कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया तो कम कॉस्ट के इंस्ट्रूमेंट, छोटे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। तो इसीलिए ये इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम करता है। चलेगा इस अगला क्वेश्चन देखिए, मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की मिनिमम हाइट। जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपने देखा अपने घरों में, उसकी मिनिमम हाइट घर से आपकी ज़मीन से 1.3 मीटर, ये एम होगा यहाँ पे, 1.3 मीटर रखी जाती है। गाइस मैं ये नहीं कह रहा, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। मुझे जो सही लगा, जिस हिसाब से मुझे सही लगा, मैंने टिक कर दिए हैं। आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम 2 से 3 बार मैंने कराया था कि एल सीरीज एमसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है, गीजर में। कहाँ पे किया जाता है, गीजर में। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी साइन वेव। तो गाइस ध्यान रखेंगे, एसी साइन वेव की आरएमएस वैल्यू 0.707 ईआरएमएस या फिर आईआरएमएस, जो भी आप लिखना चाहें, करंट या वोल्टेज की। सो राइट आंसर हो जाएगा 0.707 ईआरएमएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, ग्लास, एल्युमिनियम, आयरन या निकल। तो इन चारों ऑप्शन में से एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इक्विपमेंट अर्थिंग प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट, यानी कि जो इक्विपमेंट अर्थिंग है वो इक्विपमेंट को किस चीज़ से बचाते हो। देखिएगा, जो लीकेज करंट आता है ना, जो इक्विपमेंट में जितना भी लीकेज करंट होता है उससे इक्विपमेंट को बचाने के लिए इक्विपमेंट को अर्थिंग दी जाती है। सो राइट आंसर, अगर आप लोगों के लीकेज करंट था तो वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना होने पर भी कौन सी मोटर स्टार्ट होगी। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वो मोटर है जिसमें अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो तब भी हमारी मोटर स्टार्ट हो सकती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो भी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉस्फोर ब्रोंज स्प्रिंग। आपने देखा होगा भाई, स्प्रिंग के रूप में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल में फॉस्फोरस ब्रोंज की स्प्रिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो लो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, इसकी टेंसल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, तो इस वजह से भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। एक बच्चे ने बताया था सर ये था, तो इसलिए राइट ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, एचआरसी फ्यूज़ की फ्यूजिंग फैक्टर रेटिंग क्या है। एचआरसी फ्यूज़ की फ्यूजिंग फैक्टर, ये भी एक क्वेश्चन आया था, अगर आप लोगों को पता हो तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 एचआरसी की फ्यूजिंग फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्री सिस्टम वायरिंग प्रणाली कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, जो ट्री सिस्टम है ना, अस्थायी वायरिंग में, यानी कि टेंट वगैरह में, शादी ब्याह हो रहा है उस तरफ, तो अस्थायी वायरिंग में ट्री प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा अस्थायी वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्वायर गेज कितनी कैपेसिटी का होता है, एसडब्ल्यूजी। तो एसडब्ल्यूजी गाइस ध्यान रखेंगे 0 से 36,
0 से 36 इसका होता है, जहाँ तक अपने को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए किसी सर्किट है, कोई बंद सर्किट है और कहीं ओपन सर्किट हो गया, तो अब इस ओपन सर्किट में करंट का मान 0 हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस का मान गाइस अनंत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल वाइंडिंग में किस प्रकार कनेक्ट किए जाते हैं। इंटरपोल जो है वाइंडिंग में किस प्रकार कनेक्ट किए जाते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज़ में। ठीक है गाइस, आर्मेचर के साथ सीरीज़ में, ये भी आपको बता रखा है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक है चार्ज है 1/2 डिजिटल मल्टीप्लायर का यूज़। तो देखिए इसमें होता है 4 डिजिट, आपको जो डेटा दिखाएगा ना सिर्फ 4 डिजिट का दिखाएगा, और उसके बाद पॉइंट करके 5 नंबर का डिजिट दिखाएगा। तो ये होता है 4.5 डिजिट मल्टीप्लायर का यूज़, ऐसी जगहों पे होता है। अगला देखिए, फॉर्मूले दे रखे थे M=ZIT, M=ZI/T। तो आपको पता है इक्वलेंट, केमिकल इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, बैटरी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ZIT राइट आंसर है, हमने वीडियो में आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट करते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेट करना चाहिए, रेजोनेंस की कंडीशन लगानी चाहिए, जब भी आप वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेट कर दें, इंसुलेट करें, उसके बाद डिस्कनेक्ट करें। तो मेरे हिसाब से 19 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, रेजोनेंस की कंडीशन आपको पता है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होंगे तभी रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। तो XL = XC। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवार पर केबल चलाने के लिए लंबे वर्टिकल रन को मार्क करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन था, आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग देख के बताइएगा जरूर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो जरूर मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, LCD डिस्प्ले ही क्यों यूज़ की जाती है। ठीक है, कि आप लोग सिर्फ LCD डिस्प्ले की यूज़ करते हो गाइस। LCD डिस्प्ले के कुछ कारण ये हो सकते हैं कि ये कम पावर की आवश्यकता होती है, LCD डिस्प्ले को कम पावर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, कम पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, स्विच बोर्ड के लिए न्यूनतम ऊंचाई। तो अभी हमने करा था 1.3 मीटर, M लिख लें यहाँ पे। स्विच बोर्ड के लिए न्यूनतम ऊंचाई 1.3 मीटर होती है। यहाँ मैं सिर्फ आपको पहले ही सारे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है वो बता रहा हूँ, और आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपके कितने सही और कितने गलत थे। अगला देखिए कि एक क्वेश्चन आया था, कार बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, कार की बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमेशा उसके चेसिस के साथ कनेक्ट रहेगा। कार की बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है एवरी टाइम कनेक्टेड विथ इट्स चेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्या नापते हैं, वोल्टेज, करंट, पावर या कुछ भी नहीं। तो राइट ध्यान रखेंगे, पावर मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, पावर मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो गाइस रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। एम्पियर टर्न्स पर वेबर रिलक्टेंस की इकाई मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, बैटरी में सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है। तो देखिए चार्जिंग कितना होना है ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, सेलेक्टर स्विच का, कि बैटरी कितनी चार्ज होगी कितनी नहीं, इसका निर्धारण सेलेक्टर स्विच के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सेलेक्टर स्विच के द्वारा बैटरी की चार्जिंग का निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर से ज़्यादा होता है। अपन को पता है भाई, अगर 1 किलो तांबा इतना है तो 1 किलो एल्यूमिनियम इतना होगा। अब ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए उसका एरिया ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए इसका एरिया ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पीटी का यूज़ क्या करते हैं। तो भाई पीटी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए, वोल्टेज को नापने के लिए पीटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, लोहा, आयरन, निकल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। गाइस इन चारों में से एक ऑप्शन आपको सही करना था। देखिए लोहा, इस्पात, निकल और कोबाल्ट, ये चारों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरेलल सर्किट की एक ब्रांच ओपन है। मानो भाई कोई पैरेलल सर्किट है, ठीक है, अब उसमें से एक ब्रांच अगर ओपन होगी तो क्या होगा गाइस, सिर्फ इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी, बाकी सभी ब्रांच में करंट फ्लो होगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ओपन सर्किट जहाँ जिस भी ब्रांच में है वहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें, जंक्शन बॉक्स में आपने देखा होगा जंक्शन बॉक्स में कौन सा जॉइंट किया जाता है। तो गाइस ध्यान देखेंगे, जंक्शन बॉक्स में रेड टेल जॉइंट किया जाता है। जंक्शन बॉक्स में रेड टेल जॉइंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की सिंगल फेज पंप मोटर है, अब उसकी स्पीड कम हो गई। तो आपको पता है भाई सिंगल फेज मोटर है, स्पीड कम हो गई,
और कैपेसिटर वाली है तो उसका कैपेसिटर ख़राब है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटी कंट्रोल, अच्छा जो ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं इक्विपमेंट में, तो उस ग्रेविटी कंट्रोल वाले जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो वर्टिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उसका काउंटर वेट फिर है ना, मानो सॉरी ये हमारा कांटा है तो काउंटर वेट इस तरह से लटकेगा, ठीक है, तो काउंटर वेट हमेशा वर्टिकल और इक्विपमेंट भी वर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर, तो गाइस जर्मेनियम का 0.2 और सिलिकॉन का 0.7 होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला भाई दो कैपेसिटर हैं 1-1 माइक्रोफैरड के और वो कैसे लगे सीरीज़ में। अब सीरीज़ में तो वो पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो 1 × 1/1 + 1 करेंगे तो 1/2 और 0.5 माइक्रोफैरड आंसर आना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, जिन लोगों ने पेपर अच्छे से देखा है वो लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी रीडिंग क्या होगी। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर की होता है ना, 100/5 एम्पियर, 100 एम्पियर ऑब्लिक 5 एम्पियर, तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर की रीडिंग आपको मिलेगी। चलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, हम सभी को पता है भाई सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टर है, रेजिस्टेंस स्टार्ट स्टार्टर, बाकी जितने भी स्टार्टर हैं वो सभी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस स्टार्ट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, एक 6 पोल की मोटर है उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा। तो देखिए 6 पोल की मोटर है, पर पोल के लिए 180 से गुणा करेंगे, गुणा करो तो कितना आ जाएगा 1080, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 पोल की मोटर का इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा 1080। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर में घरों की टीवी एंड रेडियो चलाने पर इंटरफेरेंस क्यों आता है। भैया मान लो घरों की टीवी और रेडियो चला रहे हो तो इंटरफेरेंस आता है, तो ये किस वजह से आ सकता है। तो देखिए ये चीज़ है ना भाई, कार्बन ब्रश के घिसने की वजह से भी हो सकती है, कार्बन ब्रश की वजह से भी हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे अगर कार्बन ब्रश घिस गए हैं और प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना ईजी आया था, मेगर का यूज़ क्या है। तो हम सबको बताएं भाई मेगर का यूज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने या फिर मेक ओम में रेजिस्टेंस को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अगला देखिए MV, ये गलत लिख दिया है, MV होता है, ठीक है। तो मरकरी वेपर टाइप के जो लैंप की पोजीशन क्या होती है गाइस, इसे हम किसी भी स्थिति में लगा सकते हैं, कोई भी स्थिति में से लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, रो टूल बिट का मटेरियल कौन सा होता है। जो रो टूल बिट हम लोग रखते हैं उसका मटेरियल गाइस देखिए स्टील, या फिर आप लोगों के सामने ऑप्शन क्या हो सकता है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील भी ऑप्शन में आप लोग रख सकते हो। 44 नंबर का क्वेश्चन देखें, चलते चलते 4 पॉइंट स्टार्टर का रेजिस्टेंस कट ऑफ होने पर क्या होगा। मान लो भाई एक चल रहा है, तो यदि चलते चलते मोटर कट ऑफ हो जाती है रेजिस्टेंस, तो क्या होगा भाई, मोटर बंद हो जाएगी, रेजिस्टेंस कट ऑफ तो मोटर बंद। क्वेश्चन नंबर 45, चांदी का ECE का यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, चांदी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान होगा 1.118 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर, चांदी का ECE का मान। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ इसलिए वीडियो छोटी रहेगी, छोटी है तो आप लोग ये ना माने ये कुछ और ना सोचें। बैटरी को मान लो किसी भी पोर्टेबल मल्टीमीटर है, अब उसमें अगर आप बैटरी नहीं डालोगे तो वो क्या नापेगा भाई, अगर बैटरी नहीं होगी तो वो कुछ डिस्प्ले नहीं देगा, और अगर कुछ डिस्प्ले नहीं देगा तो कुछ नापेगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी का भी मापन नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मीटर की दूरी तथा 2 न्यूटन बल लगाने पर कितना वर्क हुआ माना जाएगा। 1 × 2, ठीक है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 2 न्यूटन बल लगाया और 1 मीटर के लिए तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 जूल। आंसर किस में आएगा, 2 जूल, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइट कैसी प्रकाश देता है। आपने देखा भाई फ्लड लाइट बड़ी बड़ी 100 वाट की लाइट आती है, तो वो सीधा प्रकाश देती है ना, यानी कि डायरेक्ट लाइट, यहाँ लिखेंगे आप लोग डायरेक्ट लाइट देती है। क्वेश्चन नंबर 49, सेमीकंडक्टर मटेरियल में अशुद्धि मिलाना। जो आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल देखे होंगे उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, तो अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग, अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्रॉस कटवे कोल्ड चिजल का कार्य क्या है। तो देखिए जो क्रॉस कट कोल्ड चिजल है ग्रूव्स कट करने के लिए और साथ ही साथ की वेज को काटने के लिए प्रयोग की जाती है। दोनों ही ऑप्शन सही, अगर मतलब दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारी बारिश के कारण ये मोटर गीली हो गई है, तो अब मोटर चलाने के लिए कौन सा काम, भाई ब्लोअर है आपके पास जो भी है, पहले मोटर का सारा पानी सुखाओ और उसी के बाद उसे काम में लो।
तो सुखाकर उसे काम में लेंगे। मोटिस चिजल गाइस मुझे नहीं पता क्या होता है, तो आप लोग ढूंढ के आंसर दे दीजिएगा। किसी बच्चे ने बताया था तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पेज को ठीक करने के लिए पायलट छेद का, तो ये फिटर वाले जो क्वेश्चन मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता, आप लोग पता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फैन एंड लाइट लोड के लिए वाट कितना होता है, तो आपको पता है फैन और लाइट लोड के लिए हम लोग 800 वाट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कल ही बताया था मैंने ये वाली चीज़, तो आप लोग को पता ही है। अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल परमानेंट, मानो परमानेंट मैग्नेट आपको बनानी है इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक कार्य के लिए, तो कौन सा चुंबकीकरण का मेथड आप लोग अपनाओगे, तो ध्यान रखना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम लोग इंडक्शन मेथड के द्वारा चुंबक बनाएंगे और उसे काम में लेंगे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, रजिस्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 गुना होने पर कितना रजिस्टेंस बढ़ेगा। मानो कोई रजिस्टर है तो उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 2 गुना होने पर कितना रजिस्टेंस बढ़ेगा, तो देखो अगर 2 गुना एरिया बढ़ गया तो आपका 2 गुना रजिस्टेंस घट जाएगा। ध्यान रखें R इजिकल टू रो L/A होता है। अब A का मान 2 गुना हो गया तो भाई ये 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया ना, तो 2 गुना घट गया, ठीक है, 2 गुना मान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, छत के पंखे की हाइट कितनी होगी कम से कम, तो ध्यान देंगे छत के पंखे की न्यूनतम हाइट 2.4 मीटर के आसपास रखी जाती है, 2.4 मीटर के आसपास रखी जाती है। अगला क्वेश्चन, रिएक्टिव पावर की यूनिट, तो ध्यान देंगे रिएक्टिव पावर की यूनिट VAR होती है, ठीक है, VAR रिएक्टिव पावर की यूनिट रखी जाती है। मान लो कोई बिजली की वजह से अगर कहीं आग लगती है तो ध्यान देंगे ना पानी ना फोम, हम लोग क्या डालेंगे, हेलोन, हेलोन डाला जाता है अगर किसी वजह से बिजली की वजह से आग लगी है तो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के जीआई पाइप का इंटरनल डायमीटर, ध्यान देखिए अर्थ का जो जीआई वायर होता है उसका इंटरनल डायमीटर होता है 38 mm, तो ये चीज़ आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है कि टू मेक एक्सटेंशन इन अर्थ कंडक्टर मोस्ट सूटेबल जॉइंट, सबसे सूटेबल जॉइंट कौन सा होना चाहिए, अपने को नहीं पता, हालांकि ब्रिटानिया जॉइंट मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, बट कौन सा होगा मुझे नहीं पता कंफर्म, तो आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मान लो 3 फेज 3 और सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का वोल्टेज, तो सिंगल फेज और 3 वोल्ट राइट आंसर होगा 230/440, या फिर 240/440 भी हो सकता है, या फिर 220/440 भी हो सकता है, आप लोग देख लें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो गाइस फ्लक्स पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, 32 एम्पियर की केबल है कोई, तो उसके लिए रिवायरेबल प्रोटेक्शन देनी है, तो मान लो 26 एम्पियर तक, ठीक है, 32 एम्पियर की केबल में अपन 36 एम्पियर तक की करंट को फ्लो करवा सकते हैं मैक्सिमम। 4 mm व्यास से कम व्यास के तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर काम में लोगे, तो ज़्यादातर तो आप देखिए मेरे हिसाब से फ्लैट नोज प्लायर आप लोग काम में ले सकते हैं, फिर भी राइट इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, नॉट श्योर, तो खुद आप लोग देखेंगे क्योंकि फिटर के क्वेश्चन मेरे को इतने ज़्यादा नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइव वायर के संपर्क में आने पर, मान लो कोई लाइव वायर के में संपर्क में आ गया, तो सबसे पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा आपको, भाई सबसे पहला कदम है सप्लाई ऑफ करिए, जहाँ से भी मेन सप्लाई स्विच बोर्ड को ऑफ करिए और फिर उस बंदे को हटाइए, और सांस वगैरह जो भी करना है वो बाद में करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मान लो C1 C2 कैपेसिटर सीरीज़ में है तो उनकी क्षमता क्या होगी, तो भाई सीरीज़ में है तो भाई C1 × C2/C1 + C2, फिर इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी वो निकाल लेना, जो भी आंसर हो। अब क्वेश्चन इस तरह से आए, ऑप्शन पता नहीं है तो इसी तरह से आंसर देंगे। तो आई होप गाइस देखिए लगभग मैं आपको बता दूं 67 क्वेश्चन करे हम लोगों ने, हाँ 67 क्वेश्चन आउट ऑफ 75, तो मतलब देखिए 8 क्वेश्चन छोड़े टेक्निकल के, अब जितने मिले उतने कर लिए। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मैंने गलत दे दी हूँ, और जिन क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिए। तब आपको क्या करना है गाइस, इस वीडियो को सभी लोग, आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने CTI का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 16 अगस्त को आज, और अगर अभी भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर भेजें। इसके अलावा अगर आपके पास फिटर के, डीजल के, RAC के जो भी क्वेश्चन हो ना, आप मुझे वो क्वेश्चन जरूर भेजें गाइस। सो वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।